नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो है वो 26 एंड 27 जून के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। 26 के करंट अफेयर हमने डिस्कस नहीं किए थे, तो दोनों जो है आप लोगों को साथ में आज जो है वो देखने को मिलेंगे। इस क्लास में हम जो है वो टोटल 40 क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें आपके जो है वो कुछ करंट अफेयर्स रहेंगे और 10 क्वेश्चन जो है हमारे पास स्टैटिक जीके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट आप लोगों के पास रहती है करंट अफेयर्स की जो भी क्लासेस हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हर क्लास में मैं वैसे आप लोगों को बताती ही हूँ कि HPRC जो पेपर आजकल कंडक्ट करा रहा है, तो आपको पता है कि TCS एजेंसी जो है वो पेपर सेट कर रही है। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि करंट अफेयर पे जो है वो मेन जो है वो यहाँ पे स्ट्रेस दिया जा रहा है। पहले इतना ज़्यादा करंट अफेयर पे नहीं दिया जाता था ध्यान, लेकिन अब आपको हर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो करंट अफेयर्स की जो है वो देखने को मिल रही है। अगर आपके कोई भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो भी आपका जो है वो करंट अफेयर से मिलता जुलता ही जो है वो सेट किया जा रहा है। तो उसके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं और जैसे आपने पेपर भरे हुए हैं, जैसे पटवारी का, पंचायत सेक्रेटरीट का, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो इन सभी के लिए आपकी ये वाली जो क्लासेस हैं वो इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। मैं आपको डेली बताती हूँ कि 10 से 15 मिनट की क्लास में हम ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, जितना आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाते हैं। HS के लिए हम इसको प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं कि हमें डीप डाउन पढ़ना है। ठीक है, बट हाँ, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखना है, तो आप यहाँ से इन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और आपने जिन्होंने पहले के कोई ना कोई एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे कोई भी TGT का एग्ज़ाम दिया है, JBT का एग्ज़ाम दिया है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिले भी हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहा ये, विच इंडियन चेस लीजेंड वॉज ऑनर्ड विद द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल इन जून 2026। जून 2026 में भारतीय शतरंजबाज के बारे में बात हो रही है कि भारतीय शतरंज दिग्गज को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक से सम्मानित किया गया। तो शतरंज से रिलेटेड जो है वो कौन आते हैं हमारे पास, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, जिनको जो है इस मेडल से जो है यहाँ पे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो आपके पास मेडल है इससे सम्मानित किया गया है। तो वो है कोनेरू हम्पी, विश्वनाथन आनंद, D गुकेश या फिर R प्रज्ञानंद। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद जो है हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ये शतरंज के दिग्गज हैं विश्वनाथन आनंद, जिन्हें जो है ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच इंडियन पेयर वॉन द सिल्वर मेडल इन द 10-meter एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम जूनियर इवेंट एट ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026। बोला जा रहा है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम जूनियर स्पर्धा में किस भारतीय जोड़ी ने रजत पद जीता है। 10 मीटर एयर मिक्स्ड पिस्टल की बात हो रही है, तो वो मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह ने, वंशिका चौधरी एंड शिवा नरवाल ने, ईशा सिंह या रुद्रांश पाटिल ने, या फिर जो है वो रिदम संगवान ने, विजयवीर सिद्धू ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंशिका चौधरी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंशिका चौधरी एंड शिवा नरवाल जो हैं, इन्होंने जो है वो ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम जूनियर स्पर्धा में जो है वो रजत पद जीता है। ये एक भारतीय जोड़ी है, वंशिका और शिवा का आपने याद रखना है। तो वंशिका श, इसमें आपके पास शिवा का श आता है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो इस पूरी जोड़ी को। 10 मीटर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि वेयर वॉज, अब हमने ISSF के बारे में बात की, तो वेयर वॉज ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 हेल्ड। ये जो ISSF की जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप आपकी हुई है 2026 में, कहाँ पर आयोजित जो है वो हुई, पेरिस फ्रांस में,
सूहल जर्मनी में, रोम इटली में, मैड्रिड स्पेन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूहल जर्मनी में जो है वो ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 जो है वो आयोजित की गई। और अभी हमने बात की कि इसमें जो भारतीय जोड़ी है 10 मीटर एयर मिक्स्ड पिस्टल मिक्स्ड टीम जूनियर स्पर्धा में जो है वो वंशिका चौधरी एंड शिवा नरवाल ने जो है वो रजत पदक जीता है। याद आप रखेंगे, सिल्वर मेडल की हमने बात की। ठीक है, सुहेल जर्मनी में ये चीज़ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 15 years old इंडियन क्रिकेटर वॉज प्रोवाइडेड अ सेपरेट चेंजिंग रूम ड्यूरिंग आयरलैंड्स टूर ऑफ इंग्लैंड। आयरलैंड के इंग्लैंड दौरे पर किस 15 वर्षीय भारतीय क्रिकेटर को अलग चेंजिंग रूम दिया गया? तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनका नाम जो है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़ोरों से जो है वो लिया जा रहा है। आयरलैंड के इंग्लैंड दौरे पे बात हो रही है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आयुष म्हात्रे या फिर जो वैभव सूर्यवंशी, मुशीर खान या अर्शिन कुलकर्णी। करेक्ट आंसर है वैभव सूर्यवंशी जो है ये 15 वर्ष के हैं। इनको जो है वो आयरलैंड के इंग्लैंड दौरे पर जो है वो भारतीय क्रिकेटर हैं, ये इनको अलग चेंजिंग रूम जो है वो दिया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द हेड ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? IAEA की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो IAEA है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इनके जो प्रमुख हैं, हेड हैं IAEA के, वो कौन है? एंटोनियो गुटरेस हैं, टेड्रोस अधानम है, या राफेल ग्रोसी है, या अजय बंगा है? तो राफेल ग्रोसी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, राफेल ग्रोसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इनके हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल होस्ट द 11th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर मीटिंग इन विच सिटी? भारत की जो 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक है वो किस शहर में आयोजित होगी? मुंबई में, गुरुग्राम में, हैदराबाद में, या जयपुर में? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड़गांव, गुरुग्राम में जो है वो 11th ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक जो है वो आयोजित की जाएगी। एनर्जी मीटिंग की आपने यहाँ पे ध्यान रखना, गुरुग्राम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एन इंडियन पासपोर्ट इज प्राइमरली व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट? विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से किस प्रकार का दस्तावेज है? ये बोला गया है। विदेश मंत्रालय के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं तो भारतीय पासपोर्ट किस प्रकार का दस्तावेज है? ये आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, रेजिडेंट परमिट है? तो ये जो है वो ट्रैवल करने के लिए होता है, जो हम पासपोर्ट का यूज़ करते हैं ताकि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सके। तो ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यात्रा दस्तावेज है विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय पासपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी फोरम 2026 बी हेल्ड? बोला जा रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी फोरम जो है 2026 कहाँ आयोजित होगा? ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी फोरम, याद रखिएगा नाम, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सम टाइम हमें क्वेश्चन याद रहता है, आंसर याद नहीं रहता है, तो दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी फोरम 2026 आयोजित होगा मुंबई में, बेंगलुरु में, न्यू दिल्ली में, या चेन्नई में? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी फोरम 2026 न्यू दिल्ली में आयोजित होगा। नेक्स्ट है, द 820 मेगावाट किरथई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो देखने को ये क्वेश्चन कैसा है, हमारे पास ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना, लेकिन यहाँ पे करंट के तौर पे ये जो है वो इम्पोर्टेंट बनता है, तो क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो बोला जा रहा है कि 820 मेगावाट की आपके पास जो है एक परियोजना है। ठीक है, तो ये जो 800 मेगावाट की किरथई 2 जल विद्युत परियोजना है किस नदी पर स्थित है? रावी पर, ब्यास पर, चिनाब पर, या झेलम पर? तो किरथई 2 जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच एयरपोर्ट वॉज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल हब एंड स्पोक फ्लाइट सर्विस इनॉग्रेटेड? भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय
हब एंड स्पोक हवाई सेवा किस हवाई अड्डे से शुरू हुई? तो ये इंटरनेशनल हब की बात कर रहे हैं। हब एंड स्पोक हवाई सेवा शुरू हुई तो वो किस हवाई अड्डे से शुरू हुई? आईजीआई दिल्ली से, मुंबई एयरपोर्ट से, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनारस या फिर जयपुर एयरपोर्ट से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी आप याद रखिएगा, समटाइम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो ये बनारस में है। ठीक है, तो ये भारत की पहली इंटरनेशनल हब एंड स्पोक हवाई सेवा जो है वो यहाँ से शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी द सेकेंड ऑर्बिट? जो द सेकेंड ऑर्बिट आत्मकथा है, इसके लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शुभांशु शुक्ला जो है द सेकेंड ऑर्बिट आत्मकथा, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शुभांशु शुक्ला की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? द सेकेंड ऑर्बिट है। ठीक है, ये द सेकेंड ऑर्बिट आत्मकथा जो है वो किसकी है? शुभांशु शुक्ला की है। दोनों तरीके से आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है एयर सुविधा 2.0 पोर्टल के बारे में बात हो रही है कि एयर सुविधा 2.0 पोर्टल मुख्य रूप से किस बीमारी से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की निगरानी के लिए है। एयर सुविधा 2.0, तो कोई पर्सन अगर मान लो कोविड-19 से है, इवोला से है, निपाह से है, डेंगू से है, तो किस बीमारी के बारे में बात हो रही है? तो इवोला वायरस के बारे में आपने सुना होगा। तो इवोला वायरस जो है वो एयर सुविधा 2.0 पोर्टल जो है वो इवोला बीमारी से जो प्रभावित देश है ना, वहाँ से जो भी लोग यात्रा करने के लिए आ रहे होते हैं उन पर निगरानी के लिए जो है ये एयर सुविधा 2.0 पोर्टल जो है वो है। ठीक है, ये इनकी निगरानी के लिए होता है कि मान लो कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ की ये बात है। जैसे आपको पता ही है कि जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है और युगांडा में जो है वो अफ्रीकी देश इवोला वायरस में जो प्रेजेंट टाइम की हम बात कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इवोला वायरस जो है वो कहाँ पे फैला हुआ है। तो जो कांगो डेमोक्रेटिक जो आपके पास यहाँ पे गणराज्य है युगांडा है, वहाँ पे फैला हुआ है इवोला वायरस। ठीक है, यहाँ इवोला का जो प्रकोप है ना वो सबसे ज़्यादा गंभीर है आपके जो डीआरसी है यानी कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, और बहुत सारे मामले जो है आपने यहाँ पे देखे भी होंगे। और युगांडा कांगो की सीमा से सटे इलाकों और राजधानी कंपाला में भी इवोला संक्रमण के मामले जो है वो सामने आए हैं। तो इसकी रोकथाम और अलर्ट के लिए भी आपको पता होना चाहिए जो WHO और अफ्रीकन CDC स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं ताकि इन पर जो है वो रोकथाम या निगरानी की जा सके। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ पे जगह के बारे में याद रखना है कि कहाँ पे फैला हुआ है। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में फैला हुआ है आपका इवोला वायरस। तो एयर सुविधा 2.0 पोर्टल जो है वो यहाँ पे इवोला वायरस से प्रभावित जो भी देश हैं, जैसे मैंने ये कहा कि अगर कोई कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से आ रहा है या युगांडा से आ रहा है तो उन पर निगरानी के लिए जो है ये एयर सुविधा 2.0 पोर्टल जो है वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज फुटबॉल एसोसिएशन वॉज सस्पेंडेड बाय फीफा? फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है? तो फीफा ने नेपाल के फुटबॉल संघ को, फुटबॉल एसोसिएशन को जो है वो सस्पेंड किया है, भूटान को, श्रीलंका को, मालदीव को। करेक्ट आंसर होगा नेपाल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि फुटबॉल संघ को निलंबित करने के बारे में तो कौन सी जगह की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? नेपाल। तो नेपाल के जो है फुटबॉल संघ को निलंबित किया है फीफा ने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, India's CAG signed an MOU with the Supreme Audit Institution of which country? भारत की कैग ने, भारत के कैग की बात हो रही है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात कर रहे हैं हम। तो भारत के कैग ने किस देश के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान के साथ समझौता किया है? फ्रांस के साथ, इजराइल के साथ, या जापान के साथ, या UAE के साथ? तो करेक्ट आंसर होगा इजराइल। तो भारत के कैग ने जो सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ विच कंट्री की बात हो रही है? तो इजराइल वो होगी। इजराइल के साथ जो है वो समझौता किया है भारत के कैग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्केनो डी फ्यूगे या फ्यूजी आप बोल सकते हो। तो वोल्केन डी फ्यूगे जो ज्वालामुखी है वो किस देश से संबंधित है? वोल्केनो डी फ्यूगे जो है वो ग्वाटेमाला से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा
ग्वाटेमाला करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो वॉल्केन डी फ्यूगे जो है वो यहाँ पे ग्वाटेमाला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, आपने सिंधु जल संधि के बारे में सुना होगा, जो वाटर ट्रीटी हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इंडिया हैज़ कंट्रोल ओवर विच रिवर, सिंधु जल संधि के तहत भारत का किन नदियों पर नियंत्रण है। तो ये जो समझौता हुआ था, इस समझौते में भारत को जो है वो कौन सी नदियों का पानी मिलना था, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भारत का किन नदियों पर नियंत्रण है। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, गंगा, यमुना, चंबल, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र या बराक। करेक्ट आंसर होगा रावी, व्यास और सतलुज, ठीक है। तो इन तीनों को जो है यहाँ पे सिंधु जल संधि के तहत जो है, समझौते के तहत रावी, व्यास और सतलुज का जो है वो, इन पर जो है वो भारत का नियंत्रण है, बाकी पे आपका पाकिस्तान का भी नियंत्रण है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICAO। सबसे पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा ICAO के बारे में। ये जो ICAO फुल फॉर्म, ICAO का मतलब होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। I से इंटरनेशनल, C से सिविल, A से एविएशन, O से ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ठीक है। और ये जो है वो UN की जो है एक एजेंसी है ICAO, ठीक है। और जो वैश्विक स्तर पर जो भी विमानन सुरक्षा होती है, एयर ट्रैफिक की मैनेजमेंट होती है, हवाई परिवहन के जो मानक तय करती है, तो वो कौन करती है, ICAO जो है वो मैनेज करती है। फिर से मैं बता दूं, वैश्विक स्तर पर विमान की सुरक्षा और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, हवाई परिवहनों के मानक तय करने का काम है ICAO का, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसकी स्थापना की बात करें तो 1944 को ICAO की जो है वो यहाँ पे स्थापना हुई है। इनका हेडक्वार्टर पूछा है तो मॉन्ट्रियल जो है, और ये कहाँ पे है, ये कनाडा में है। तो मॉन्ट्रियल कनाडा में जो है इसकी जो है वो क्या है, यहाँ पे मुख्यालय है, ठीक है। और यहाँ पे इसके सदस्य देशों की बात करें तो 193 जो है सदस्य देश है, और भारत भी इसका संस्थापक सदस्य है, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी 1944 को, तब से जो है वो भारत इसके साथ में जुड़ा हुआ है स्थापना के टाइम से, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, जो विमान के मानक होते हैं, शाप्स होते हैं, उनको लागू करना और वैश्विक हवाई यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना, मेन ये काम होता है आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्लियर हो गया। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS का मतलब हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ हाउ मेनी स्पेस एजेंसीज। बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कितनी अंतरिक्ष एजेंसियों की संयुक्त परियोजना है। कितनी अंतरिक्ष एजेंसियां जिनकी संयुक्त परियोजना है, ये 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर C 5, ठीक है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो जो है वो ज्वाइंट प्रोजेक्ट है आपके 5 स्पेस एजेंसीज का, ऑप्शन C करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच एनिमल इज अ प्राइमरली नेचुरल रिजर्वायर ऑफ द इवोला वायरस। इवोला वायरस का मुख्य प्राकृतिक भंडार कौन है, तो वो है आपका फ्रूट बैट, ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फ्रूट बैट है, ये जो फ्रूट बैट है इसका मतलब है हमारे पास यहाँ की बैट, तो आपको पता है चमगादड़ की बात कर रहे हैं, यानी कि जो फल खाने वाले चमगादड़ होते हैं ना, वो माने जाते हैं इसके प्राकृतिक नेचुरल रिजर्वायर, प्राकृतिक जो भंडार है, फ्रूट बैट्स माने जाते हैं, ठीक है। इतना आपने याद रखना। ये जो इवोला वायरस है ना, यह एक अत्यंत जो घातक होती है जूनोटिक, यानी कि जानवरों से मनुष्य में फैलने वाला वायरस है, जानवरों से फैलता है इवोला वायरस। ये मुख्य रूप से मनुष्य और अन्य जो प्राइमेट्स होते हैं, जैसे बंदर है, चिंपैंजी है, उनमें इवोला वायरस रोग या इवोला हेमोरेजिक बुखार का कारण बनता है, ठीक है। तो ये चिंपैंजी और इनमें भी हो सकता है। तो ये होता किससे, चमगादड़ से फैलने वाला है, ये फल खाने वाले चमगादड़ों से फैल रहा है ये, ठीक है। तो इसकी अगर हम नेचुरली बात करें तो वैज्ञानिकों के जो भी इन्होंने रिसर्च की, उससे ये पता चलता है कि फल चमगादड़ इस वायरस है उसको अपने शरीर में बिना बीमार हुए प्राकृतिक रूप से आश्रय देते हैं। मतलब ये खुद बीमार नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है उसको प्राकृतिक रूप से उसको आश्रय देते हैं अपने शरीर में। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है इसके संक्रमण की, जब मनुष्य जो है वो चमगादड़ों के संक्रमित जो चमगादड़ होते हैं या उनके मल मूत्र से दूषित जो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं या
उनका मांस तैयार करते हैं, तब इस वायरस से जो है ये वायरस जो है वो इंसानों में प्रवेश करता है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और इंसानों में फैलने के बाद ये वायरस जो है वो व्यक्ति के रक्त में, उनकी जो लार है, उल्टी है, मल है या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों से सीधे संपर्क में आने से फैल जाता है। इसमें अगर इनके लक्षणों की बात करें, आपको तेज बुखार लगेगा, थकान होगी, मांसपेशियों में दर्द होगा, सिर दर्द, उल्टी, दस्त, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आंतरिक या बाहरी ब्लीडिंग भी आपको इसमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे याद रखना है। नेचुरल बैट्स यहाँ पे फ्रूट बैट्स से ये फैलता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो फीफा का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? ज्यूरिक में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ज्यूरिक में आपको फीफा का हेडक्वार्टर जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो इन जून 2026। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि जो जून 2026 में आईबी होती है, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि खुफिया ब्यूरो का नया निदेशक जो है वो किसे चुना गया? न्यू डायरेक्टर को बोल रहे हैं निदेशक। किसे नियुक्त किया गया? तपन कुमार डेका को, महेश दीक्षित को, राजीव राय भटनागर को या सामंत गोयल को? क्वेश्चन में भी ये चीज़ बोली गई है। तो करेक्ट आंसर होगा महेश दीक्षित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। महेश दीक्षित को जो है वो आईबी का नया डायरेक्टर जो है वो जून 2026 में नियुक्त किया गया है, महेश दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 4.25 मीटर इन वुमेन्स पोल वॉल्ट। महिला पोल वॉल्ट में 4.25 मीटर का नया जो है वो नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? राष्ट्रीय रिकॉर्ड। तो एनसी सोजन ने या जी सिंधुश्री ने या शैली सिंह ने या पूजा ने? करेक्ट आंसर होगा जी सिंधुश्री, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सिंधुश्री ने जो है वो नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, कितने मीटर का? 4.25 मीटर का जो है वो नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड द पाइनएप्पल फेस्टिवल 2026 इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किस राज्य ने किया है? करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा ने जो है वो अनानास उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ पे? नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिजीनियस एयरबोर्न सर्विलेंस सिस्टम रिसीव्ड फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस। किस स्वदेशी हवाई निगरानी प्रणाली को अंतिम परिचालन मंजूरी मिली? कौन सी स्वदेशी हवाई निगरानी प्रणाली है जिसको जो है वो फाइनल क्लियरेंस मिली, फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिली? यहाँ पे आकाश तीर को, नेत्रा AEWNC को, अस्त्रा MK2 को या रुद्रम 1 को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेत्रा AEWNC को जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेत्रा AEWNC को जो है वो इंडिजीनियस की बात हो रही है यहाँ पे, भारतीय स्वदेशी। किस स्वदेशी हवाई निगरानी की बात कर रहे हैं? तो नेत्रा की बात कर रहे हैं। इनको अंतिम परिचालन मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है, इंडिया रिज्यूम्ड टूरिस्ट वीजा सर्विस फॉर सिटीजन ऑफ विच कंट्री। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा सेवा पुनः शुरू की है? पाकिस्तान के लिए, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका? करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। तो भारत ने जो बांग्लादेश के टूरिस्ट हैं उनके लिए भी जो है वो वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा सेवा पुनः फिर से शुरू की है बांग्लादेश के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय द CBI अगेंस्ट डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड। जो डिजिटली फ्रॉड कर रहे हैं ना, उनको अरेस्ट करने के बारे में बात हो रही है। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के खिलाफ CBI ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन कवच, ऑपरेशन चक्र 6, ऑपरेशन त्रिनेत्र, ऑपरेशन सुरक्षा? तो करेक्ट आंसर है ऑपरेशन चक्र 6, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो CBI ने जो है डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के खिलाफ जो है ऑपरेशन चक्र 6 जो है वो लॉन्च किया है, शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हाइब्रिड 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड इन विच स्टेट। भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना किस राज्य में स्वीकृत हुई? 2G एथेनॉल परियोजना की बात हो रही है, भारत की पहली है ये, और वो भी प्राइवेट निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल प्रोजेक्ट।
गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। तो उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। यूपी जो है वो भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना जो है यूपी में स्वीकृत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 10th NCORD मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय हूम। जो NCORD की 10वीं बैठक हुई उसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की है? तो NCORD की जो 10वीं बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता की है अमित शाह ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो NCORD की हम बात करें ना, तो यहाँ पे नेक्रो कोऑर्डिनेशन सेंटर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, नेक्रो कोऑर्डिनेशन सेंटर NCORD। तो जो नेक्रो या नाक्रो बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन सेंटर है, गृह मंत्री है हमारे पास अमित शाह, आपको पता ही है इस चीज़ का, अमित शाह कौन है? गृह मंत्री है। तो गृह मंत्री ने जो है वो इसकी अध्यक्षता की है। ये भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और एजेंसियों के बीच जो है वो बेहतर कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए गठित आपके पास जो है ये 4 स्तरीय तंत्र है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री ने की है। इसका उद्देश्य आपको पता लग ही गया होगा कि जो देश में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार हो रहे हैं ना, उनके दुरुपयोग को नियंत्रण करने के लिए जो है ये बैठक हुई। अमित शाह ने नई दिल्ली में NCORD की 10वीं जो शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है न्यू दिल्ली में, ये भी आपने याद रखना। और इस बैठक में के दौरान जो गृह मंत्री ने ड्रग कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट और मादक पदार्थों के निपटान अभियान का शुभारंभ किया, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। जो ड्रग कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट और मादक पदार्थों के निपटान अभियान का शुभारंभ जो है वो इस बैठक के दौरान किया। ये जो आपकी NCORD की नेक्रो कोऑर्डिनेशन की जो बैठक हुई यहाँ पे सेंटर की बैठक हुई 10वीं, इसी के तहत, इसी के अंडर जो है, इसी के दौरान जो है वो इस चीज़ का ड्रग कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट का भी जो है वो शुरुआत की या शुभारंभ किया है, याद रखिएगा। न्यू दिल्ली में हमने बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपुलेख पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो लिपुलेख कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा और भी आपको पता होना चाहिए, ये तो आपको पता चल ही गया यहाँ पे कि लिपुलेख कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। तो लिपुलेख जो है थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, जो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, ये भारत, तिब्बत और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर है आपका लिपुलेख। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्ग, कई बार ये पूछ लिया जा सकता है कि कैलाश महत्व जो यात्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्ग कौन सा है, और ये पूछा भी गया है किसी पेपर में। तो ये जो है वो लिपुलेख आता है आपका कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, ठीक है। भारत, तिब्बत और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है पिथौरागढ़ जिले में, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में और कौन कौन से हैं आपके पास? माना पास आपने सुना होगा, उसके अलावा आपने नीति दर्रा या नीति पास सुना होगा, उसके अलावा मांगशा दर्रा जो है ये भी आपका जो है वो यहीं पे पड़ता है उत्तराखंड में। उसके अलावा आपका आता है कालिंदी दर्रा जो है, ये कालिंदी दर्रा भी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। ट्रेल पास है, तो ये ट्रेल पास भी जो है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और कुंवारी दर्रा है, तो कुंवारी दर्रा भी आपका यहीं पर पड़ता है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपके पास है लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, बाकी भी आपने याद रखने हैं, कालिंदी, कुंवारी, मांगशा, ट्रेल। तो नीति दर्रे के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, ये चमोली जिले में स्थित है। भारत तिब्बत के बीच में एक प्राचीन व्यापार मार्ग कौन सा रहा है? तो वो है आपका नीति दर्रा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार मार्ग रहा है नीति दर्रा। माना दर्रा जो है वो चमोली जो जिला है वहाँ पे स्थित है और दुनिया के सबसे ऊंचे वाहन योग्य दर्रों में से एक है, और यह बद्रीनाथ को तिब्बत से जोड़ता है आपका माना दर्रा। इतनी चीज़ आपने याद रखनी है कि बद्रीनाथ को तिब्बत से कौन जोड़ता है और दुनिया के सबसे ऊंचे वाहन योग्य दर्रों में से कौन है? तो वो आपका माना दर्रा है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर वॉज द सेकेंड पैक्स सिलिका समिट हेल्ड। जो पैक्स सिलिका समिट हुआ है वो कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो वॉशिंगटन DC में जो है वो स्थित है आपका पैक्स सिलिका समिट, जो है वो दूसरा हुआ है अभी तक पैक्स सिलिका समिट। अगर हम सेकंड की बात करें तो हमें पहले पूरा इनके बारे में पता होना चाहिए है क्या ये पैक्स सिलिका समिट। तो पैक्स सिलिका समिट जो है ये समिट जो है वो AI और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक रणनीतिक
अंतर्राष्ट्रीय पहल है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। एआई और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखने के लिए आपके पैक्स सिलिका समिट होते हैं। फर्स्ट पैक्स सिलिका समिट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हुआ था आपका वॉशिंगटन डीसी में ही हुआ है, फर्स्ट भी और सेकंड में भी। और यह कब हुआ है? दिसंबर 2025 को, दिसंबर 2025 को पहला आयोजित हुआ था। 10 देशों ने इसके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इतनी चीज़ आपने याद रखनी है, दिसंबर 2025 में पहला। दूसरे की अगर हम बात करें यहाँ पे, ये भी वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ है और ये जून 2026 में हुआ है। ठीक है, और इस पे जो है वो 35 देशों ने एआई अवसर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पे 35 देशों की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट में आपके पास 10 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और सेकंड पे जो है वो 35 देशों के एआई अवसर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत जो है वो पैक्स सिलिका समिट में कब शामिल हुआ था, तो ये फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। आपको पता है कि एआई आधारित जो आपका यहाँ पे समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। कब हुआ था? 20 फरवरी को। तो याद रखिएगा कि जो आपकी 20 फरवरी 2026 की डेट है, इस टाइम पर जो है एआई समिट जो दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में, भारत में, तो तब जो है वो भारत इसका सदस्य बना था। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दी। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे पूछ लीजिएगा, वहाँ पे मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एपिडा एक्सपोर्टेड द फर्स्ट कमर्शियल सी शिपमेंट ऑफ बनगलपल्ले जो मैंगो है कि पहली समुद्री खेप किस देश में भेजी गई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपिडा ने जो बनगनपल्ले आम की पहली समुद्री खेप है वो किस देश भेजी? यूएई, सिंगापुर, जापान या कतर? करेक्ट आंसर होगा सिंगापुर भेजी गई इसकी पहली खपत बनगनपल्ले आम की। ठीक है, नेक्स्ट है विच कॉलेज अनवील्ड अ ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ महर्षि सुश्रुत? तो महर्षि सुश्रुत के बारे में आपने सुना होगा। तो महर्षि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस कॉलेज में हुआ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ एडिनबर्ग, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, किंग्स कॉलेज लंदन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ एडिनबर्ग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर महर्षि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। सिखना ज्वालाओं नेशनल पार्क, तो ये नेशनल पार्क है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी। सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में, मेघालय में, नागालैंड में, मणिपुर में? तो करेक्ट आंसर है असम में है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान ये बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के चिरांग और कोक्साझार जिलों में भारत भूटान सीमा पर फैला हुआ है और ये जो है वो असम का 8वां जो है राष्ट्रीय उद्यान है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। यहाँ पे जो और इम्पोर्टेंट है ना वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। जैसे कि यहाँ पे हमने सिखना ज्वालाओं के बारे में बात की, ये तो सिखना ज्वालाओं आपको पता चल गया कि ये असम में है। इसके अलावा जो मानस है, मानस आपका कहाँ पे है? ये भी असम में है। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और टाइगर रिजर्व भी है आपके पास, ये याद रखना। ठीक है, टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है, ये हमने बात की टाइगर रिजर्व। बाघ, एक सींग वाला गैंडा, एशियाई हाथी और दुर्लभ जो गोल्डन लंगूर है वो आपको यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा ओरंग की बात करें तो ओरंग जो नेशनल पार्क है ये भी यहाँ पे है। मिनी काजीरंगा बोला जाए अगर तो वो ओरंग को बोला जाता है। मिनी काजीरंगा एक सींग वाले गैंडा और बंगाल टाइगर के लिए ये भी प्रमुख है। उसके अलावा आ जाते हैं हम नामेरी पे, तो नामेरी भी आपका जो है वो कहाँ पे पड़ता है? असम में पड़ता है। हिमालय की तलहटी में स्थित है और पक्षी प्रेमियों के लिए जो है वो स्वर्ग माना जाता है आपका नामेरी। सफ़ेद पंखों वाली जो वुड डक होती है ना, वो कई दुर्लभ पक्षी यहाँ पे मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो सफ़ेद पंखों वाली वुड डक है वो कहाँ पे मिलती है? आपकी नामेरी राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। उसके अलावा डिब्रू शेखोवा जो है ये नेक्स्ट है आपका। ठीक है, तो डिब्रू शेखोवा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका असम में है।
ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियों के बीच में एक बहुत बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है आपके पास, डिब्रू शेखोवा। ठीक है, तो डिब्रू शेखोवा याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियों के बीच में बहुत बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये। ठीक है, और नेशनल पार्क भी है। जंगली घोड़े और प्रवासी पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। उसके अलावा दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी असम में है। पूर्व का अमेजन कहा जाता है दिहिंग पटकाई को। रायमोना जो है ये भी यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, और काजीरंगा तो आपको पता ही है असम में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर। कीरू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ये चिनाब पर बनाई जा रही है कीरू जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। महादेव कोली ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट। महादेव कोली जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? महादेव कोली की बात करें तो महाराष्ट्र में। महादेव म से महाराष्ट्र याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र में जो है वो महादेव कोली जनजाति मुख्य रूप से पाई जा रही है। डीआरडीओ जो है वो इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो ये 1950, 1955, 58 या 62। तो 1958 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। 1958 की इसकी स्थापना हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपके पास न्यू दिल्ली में। ठीक है, डीआरडीओ जो है वो आपके पास है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान की हम बात करते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य जो भी सैन्य अनुसंधान होते हैं विकास के जरिए देश को अत्याधुनिक जो रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणाली है जैसे मिसाइल, हथियार और रडार में जो है वो आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक, और अगर हम यहाँ पे मोटो की बात करें तो इसका मोटो जो है वो है शक्ति का मूल विज्ञान। ठीक है, शक्ति का मूल विज्ञान आपके पास इसका मोटो रहता है। इसका मुख्य कार्य तीनों भारतीय सेनाएं जैसे जल, थल और वायु की ज़रूरतों के अनुसार विश्व स्तरीय हथियारों, मिसाइलों और उपकरणों का डिज़ाइन और विकास करना जो है वो इसका उद्देश्य है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। पूरे देश में 50 से अधिक प्रयोगशालाएं हैं आपके पास इनकी। ठीक है, आगे चलेंगे। 1958 और न्यू दिल्ली याद रखिएगा। जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है एनसीबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। डीआरडीओ का मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। हेमिस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर कंजर्विंग विच एनिमल। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए है? रेड पांडा, स्नो लेपर्ड, एशियाटिक लायन, मस्क डियर। तो करेक्ट आंसर होगा स्नो लेपर्ड। ठीक है, बर्फीला हिम तेंदुआ बोल देंगे यहाँ पे। तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यहाँ इसके लिए स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। वॉशिंगटन डीसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की हमने बात की थी, तो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो है वो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अ फंडामेंटल ड्यूटी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? कि हमें वन की रक्षा भी करनी है और वन में रहने वाले जीवों की भी रक्षा करनी है, तो ये मौलिक कर्तव्य है हमारा। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत बोला गया है? 48 के ए में, 51 ए के जी में, या 21 में, या 19 में? तो 19 में तो आपकी स्वतंत्रता आती है, 21 में आपका जो है वो राइट टू एजुकेशन आता है आपका 21 ए में, है ना। और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 51 के ए के जी में जो है आता है कि आपको यहाँ पे वन की भी और वन्य जीवों की भी रक्षा करनी है। तो आर्टिकल 51 के ए के जी पार्ट में ये चीज़ बोली गई। और आर्टिकल 48 ए जो है ये पर्यावरण संरक्षण और सुधार का प्रावधान करता है। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो पर्यावरण का संरक्षण करना, कंजर्व करना और उसमें सुधार करना, ये आपका उद्देश्य है आपके आर्टिकल 48 ए का। इसके तहत राज्य सरकार को ये निर्देश दिया जाता है कि वह देश के पर्यावरण की रक्षा करे और उसमें सुधार करने के साथ साथ वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी जो है वो प्रयास करे, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, वन्य जीवों की सुरक्षा की बात की गई है। और आर्टिकल 51 के ए जो यहाँ पे जी है, इसकी अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने आपको आंसर बताया, तो यहाँ पे भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है आपका ये वाला। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक का, भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वनों, झीलों, नदियों और जो वन्य जीव हैं, वाइल्ड लाइफ है,
उसके साथ में जो सहित जो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करे और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखे, ये हमारे पास यहाँ पे इसका उद्देश्य है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली है कि वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। तो ये आर्टिकल 51 के जी में बोला है, वह वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, यहाँ पे रक्षा वर्ड आ रहा है तो उनकी रक्षा करना एवं सुधार करना। 41A में हम संरक्षण की बात करते हैं, है ना, सुधार की बात करते हैं, संरक्षण की बात करते हैं, सुरक्षा की भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना मौलिक नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है, ये 51 के ए के जी में बोला गया है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफरेंस है इसमें, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स को वहाँ पे क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास यहाँ पे 40 करंट अफेयर। तो ये 2 डेज़ के करंट अफेयर हमने जो है वो एक साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, न्यू अपॉइंटमेंट्स, रिवर्स, या जो भी आपके पास डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे मिसाइल्स है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रहती हैं। तो आप लोगों ने अच्छे से इन सारी चीज़ों को जो है वो याद रखना है, ठीक है। इसमें सब चीज़ों को, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो अगर किसी ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उन करंट अफेयर्स की क्लासेस को भी देख सकते हैं। इसके अलावा कोई स्टूडेंट अगर पटवारी की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप जो है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो। वहाँ पे साइंस का पूरे सिलेबस की जो है वो प्लेलिस्ट वहाँ पे बनी हुई है, आप उनको वहाँ से कवर कर सकते हैं। और उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।